दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्टडी विद आनंद यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हम लोग जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं उसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हुए 2018 में पूछे गए जो ईबीएस का आपका 30 क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन, उस पे आज हम लोग अध्ययन करने चले। आज हम लोग उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मित्रों, इसका जो आपका बाल विकास का 30 प्रश्न है वो हमने पहले सॉल्व किया है। आप चाहे तो मेरे चैनल पे इस पे सर्च करेंगे और आपको मिल जाएगा। मित्रों, आप इस समय प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जरूर सॉल्व करिए। मैं बार बार ये कहता हूँ, जो अब आपके पास कम समय है इसलिए अब आप कुछ नया ना पढ़ें। जो आपने अब तक पढ़ा है उसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, जिससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो मित्रों चलते हैं, हमारा पहला प्रश्न क्या है ईबीएस का 2018 का। तो पहला प्रश्न है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, उत्तर पश्चिम तक और दक्षिण पश्चिम। मित्रों ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार यहाँ से एक प्रश्न आ रहे हैं, तो आप दिशा का थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिससे आपका एक नंबर पक्का हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? आपको ऑप्शन दिए गए हैं सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, अगला ऑप्शन है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, फोर्थ ऑप्शन है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी आती है। तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी आती है। चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल, या ग्राफिक कौशल। तो मित्रों इसमें आपका क्या होगा, दूरियां स्थानों को काहे से प्रदर्शित करते हैं, तो आपका चित्रण कौशल, अर्थात दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले पर चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर। किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? आपको ऑप्शन दिए गए हैं एनसीएफ 2005, या एनसीएफ 1988, या एनसीएफ 2000, या एनसीएफ 1975। तो आपको मित्रों इसमें आंसर आपका सही हो जाता है 1975, अर्थात 1975। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाता है। हम चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? स्थानांतरित खेती कहाँ पर ज्यादा होती है मित्रों, बताना है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, या दक्षिणी क्षेत्र में, या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में? मित्रों इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 66 पर। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मित्रों ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात कर रहा है। आपको ऑप्शन दिया गया है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, या यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, या जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, या बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग कर। मित्रों 66 में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? 66 में आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 67 पर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, या मीथेन, या जलवाष्प, या उपयुक्त सभी। तो मित्रों इसमें ग्रीन हाउस गैसें आपकी तीन की तीनों है, अर्थात उपयुक्त सभी में आपका आंसर सही हो जाता है। 68 पर चलते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? ऑप्शन आपको दिया गया है ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं, या ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, या ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है, या ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 69 पर। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है?
ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर या क्लोरीन। तो मित्रों इसमें सल्फर डाइऑक्साइड आपका इसमें दूसरा ऑप्शन सही होता है। 70 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? ऑप्शन है चोल वंश, चोल राजवंश या चालुक्य राजवंश या काकतीय राजवंश या पल्लव राजवंश। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है काकतीय राजवंश। 71 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 ग्राम मिलीग्राम घनत्व और 3 मिलीग्राम आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? आपको ऑप्शन दिया गया 18 ग्राम, 45 ग्राम, 5 ग्राम या 12 ग्राम। मतलब इसमें आपका दूसरा सही हो जाता है 45 ग्राम। 72 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? आपको ऑप्शन दिया है द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग या भार। तो इसमें द्रव्यमान आपकी अदिश राशि अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी या उत्तल। तो मित्रों इसमें अपारदर्शी अर्थात पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? मित्रों आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है 60 केजी, 10 केजी, 60 एन या 10 एन। तो मित्रों 74 नंबर पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? 74 का आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। ये हम आपके लिए होमवर्क देते हैं और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 74 में आपका कौन सा आंसर सही होता है। चलिए 75 पर चलते हैं। एक विलेय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। आपको ऑप्शन दिया गया है दाब, तापमान, सतह क्षेत्र या भार। तो 75 में आपका कौन सा सही हो जाता है? सतह क्षेत्र। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कक्षा में बहस आयोजित करना या समूह चर्चा या पोस्टर बनाना या बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो इसमें मित्रों 76 में आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? आपका 4th नंबर सही हो जाता है अर्थात बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? मित्रों प्रासंगिक नहीं की बात कर रहा है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया या इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली या इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया या इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो मित्रों आपका 77 में आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? 4th नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। इससे समुदाय के उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। मित्रों हमने अपने चैनल पे आपको निगेटिव पॉजिटिव वर्ड भी कुछ दिए हैं, आप एक बार सर्च करके जरूर देख लीजिएगा जिससे आपको कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे आपको कौन से क्वेश्चन पे हाँ करना है, कौन से नहीं है। तो मतलब आपका निगेटिव वर्ड कौन से होते हैं, पॉजिटिव वर्ड कौन से होते हैं, ऐसा हमने क्वेश्चन अपने वीडियो दिया है, आप जरूर देखिएगा। मित्रों आपका 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे कि उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? मित्रों 78 में आपको ऑप्शन दिया गया है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण या अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण या अन्वेषण दृष्टिकोण या मानववादी दृष्टिकोण। तो इसमें क्या होगा मित्रों? अन्वेषण दृष्टिकोण अर्थात तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है।
79 क्वेश्चन पर चलते हैं। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है, या बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, या यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, या यह कोई समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो मित्रों इसमें क्या है, ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाता है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, या वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, या पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, या पाठचर्या से बाहर जाना। आपका मित्रों 80 नंबर अर्थात 80 नंबर क्वेश्चन पे पहला ऑप्शन सही हो जाता है, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको ऑप्शन दिया है, परिवार की परिभाषा गलत है, या रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, या शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, या परिवार की अवधारणा को इस तरह सिखाया जाना चाहिए। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगला चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? ऑप्शन है चित्र पढ़ना, या फील्ड भ्रमण, या श्यामपट्ट का उपयोग, या उपयुक्त सभी। तो मित्रों इसमें सभी गतिविधियां हैं। आप चित्र पढ़ना भी होता है, फील्ड भ्रमण भी होता है, श्यामपट्ट का प्रयोग भी होता है, अर्थात फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर का। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह, आपको ऑप्शन दिया गया है, एकीकृत, समावेशी, विषयगत, या उपयुक्त सभी। तो मित्रों इसमें भी आपका सभी हो जाएगा, अर्थात तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन है कि यह एक अवैध कार्य है, या सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, या कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, या फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। मित्रों इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, अर्थात तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। मित्रों अब हम देखते हैं 85 क्वेश्चन। मिड डे मील, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, या यह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, या अगला ऑप्शन है यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, या फोर्थ ऑप्शन है यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है कि यह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। अब चलते हैं 86 नंबर 86 नंबर क्वेश्चन पे। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? आपको ऑप्शन दिया गया है, स्कूल बैग का कम वजन, या दूसरा ऑप्शन है ईवीएस पाठ्य पुस्तक में अध्यायों की कम संख्या, या अबोध का भार कम करने की जरूरत, या ईबीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। 86 में देखते हैं, 86 में आपका सही होता है तीसरे नंबर का, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। 87 में चलते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईबीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, या कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना,
या सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। या फोर्थ ऑप्शन है छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। मित्रों, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन का। बाला का पूरा रूप क्या है? आपको ऑप्शन दिया गया है मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, या अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, या अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, या ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। तो आपका इसमें मित्रों अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग अर्थात तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाता है। चलते हैं मित्रों 89 नंबर पे। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, या विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, या वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार है, या सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किया जाता है। मित्रों 89 नंबर के क्वेश्चन पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत और स्पष्टीकरण से अलग है। मित्रों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो आपका एबीएस का सेशन चल रहा था। आपको ये हमारी टीचिंग अच्छी लगे, हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ ऐसे सीरीज को लेकर हम फिर आपके सामने आएंगे। तब तक अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं। यह एक आपको ऑप्शन है मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, या अंधविश्वास है। मित्रों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? मिथक है, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाता है। मित्रों इस प्रकार से आज हम लोगों ने 2018 का जो ईबीएस का 30 क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया है। मिलते हैं कुछ नई सीरीज के साथ, कुछ नए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।